एक दिन शाम को पंडित अपने मंदिर से घर की तरफ चले आ रहे थे। तभी अरुण नाम का व्यक्ति पंडित के पास आता है और वह काफ़ी डरा हुआ रोते हुए बोलता है कि मुझे बचा लो पंडित जी, मेरी वाइफ एक भूत बन गई है जो मुझे पिछले 10 दिनों से परेशान कर रही है। कभी खाना बना हुआ गिर जाता है, कभी डरावनी आवाज़ें आती हैं, कभी कोई साया आगे पीछे साथ चलता है। आज तो बंद कमरे में तेज तेज डरावनी आवाज़ें भी आ रही थी। तभी मेरी पत्नी पीछे से हमला करती है। यह देखिए मेरा हाथ कट गया है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। पंडित ने तुरंत अपनी माला अरुण को पहना दी और बोले, ईश्वर का नाम लेते रहो और कल आना, यही मेरा घर है। अभी मुझे एक जगह और जाना है। अरुण जैसे तैसे रात को सोने के लिए लेटा ही था कि घर के खिड़कियां दरवाजे चिल्लाने लगे। लेकिन आज अरुण को कोई दिखाई नहीं दिया और वह सो गया। उधर पंडित को नींद नहीं आ रही थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 3 लड़के और 1 लड़की थी तथा बड़े लड़के रोकी की पत्नी लारा थी जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। पंडित को बस एक दुख था कि उनका सबसे छोटा लड़का जो उनको छोड़कर चला गया था और वो कहाँ चला गया था कुछ पता नहीं था। इसी चिंता में कुर्सी पर बैठे बैठे वो सो गए। सुबह के 4 बजे थे कि उनके घर के बाहर के बगीचे में अरुण आकर बैठ गया। लगभग 5 बजे पंडित बाहर आए तो उन्होंने अरुण को देखा और पूछा, क्या हुआ, इतनी सुबह जो तुम यहाँ पर आ गए? तब अरुण ने बताया कि कल मेरे सपने में मेरी बीवी आई थी जो बोली तुमको मरना होगा और मेरा बेड पलट गया। मुझे हाथ में चोट आई है, यह देखिए, और तभी मैं यहाँ भागकर आया। बहुत मुश्किलों से आपके पास अपनी जान बचाकर भागता हुआ आया हूँ पंडित जी। फिर पंडित जी ने पूछा कि यह आत्मा ऐसा क्यों कर रही है? कहीं तुमने अपनी बीवी को मारा तो नहीं है? इस पर अरुण कहता है कि नहीं पंडित जी, उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन उसकी मौत होने से पहले मेरी उसके साथ कुछ नोक-झोंक भी हुई थी कि अचानक वो ज़मीन पर गिर गई और वह मर गई। मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता था, अरुण ने रोते हुए कहा। इधर पंडित और अरुण में बातें हो ही रही थी कि अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और जैसे ही अरुण ने पीछे देखा तो अरुण की वाइफ की आत्मा बगीचे में आ चुकी थी। बगीचे में उस आत्मा को देखकर अरुण घबराया और पंडित के पीछे जाकर छिपने लगा। आज पुष्पा की आंखों से खून निकल रहा था। उसके बाल आधे चेहरे पर थे और बाकी हवा में उड़ रहे थे। तभी पंडित ने भूत से पूछा, तुम क्यों मारना चाहती हो? मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा। तब पुष्पा की आत्मा चिल्लाकर बोली, इसको मरने से कोई नहीं रोक सकता है, तुम भी मारे जाओगे पंडित। मेरे और इसके बीच में आने की कोशिश मत करो। तभी पंडित ने उस पर गंगा जल डाला और पुष्पा की आत्मा चलने लगी और पुष्पा इधर उधर भागने लगी कि इतनी देर में पंडित का बेटा बाहर आ जाता है। वह आत्मा पंडित के बेटे के अंदर चली जाती है। अब पंडित उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है, तुम जो कोई भी हो, मेरे बेटे को कुछ मत करो, भले मुझे मार दो। पंडित के इतना कहते ही वह आत्मा पंडित के बेटे के अंदर घुसकर पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वहां से पंडित के बेटे को धक्का देकर खुद पंडित के बेटे के शरीर से बाहर निकल जाती है। ऐसा करने से पंडित का बेटा नीचे गिरकर मर जाता है और वह आत्मा
वहाँ से गायब हो जाती है, ये बोलते हुए कि मैं फिर आऊँगी। ऐसा कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और गायब हो जाती है। पंडित यह सब देखकर खड़ा खड़ा गिर जाता है। तभी अरुण उसे संभालता है। पंडित अपने बेटे का हाथ पकड़कर रोने लगता है कि बेटा, मेरे कारण यह सब हो गया, मुझे माफ़ कर दो। गिरने और रोने की आवाज़ सुनकर पंडित का पूरा परिवार बाहर आ जाता है। पंडित की पत्नी जब देखती है कि उसका बेटा मर गया तो उसके भी सीने में दर्द उठता है, जिस वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। यह सब देखकर अरुण ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और पंडित जी से माफ़ी मांगता है कि आप मेरी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, मेरे जीवन को बचाने के लिए आपके घर के 2 सदस्य चले गए हैं। मुझे माफ़ कर दो या फिर आप मुझे भी मार डालो, मैं बहुत बुरा हूँ। पंडित कहते हैं, ईश्वर जो चाहता है हमेशा वही होता है, ईश्वर की दुनिया है। आँखों में आंसू लिए बोलते जाते हैं और एक तरफ अपनी बीवी और दूसरी तरफ अपने बेटे को देखते रहते हैं। पंडित अपने बेटे और पत्नी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। आज पंडित के परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट आया है, उनका परिवार बिखर सा गया है। यह कहते हुए आंखों में आंसू लिए रॉकी से कहते जाते हैं। तभी रॉकी अरुण पर टूट पड़ता है कि तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। पंडित रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रॉकी रुकता नहीं है और उसको भगा देता है और कहता है, अगर तुम मेरे घर ना आते तो ये सब कभी नहीं होता। अब कभी मेरे घर मत आना वरना मार डालूंगा। वहाँ से अरुण चला जाता है। आज 2 दिन बीत गए, उसके पूरे परिवार ने कुछ नहीं खाया। बेटी अपने पिता और भाई व भाभी को समझाती है कि ऐसे कैसे चलेगा, हम सब लोगों को आगे बढ़ना होगा। माँ और भाई को तो हम भूल नहीं सकेंगे। आज उनके न होने पर ये घर वीरान सा हो गया है। एक भाई हमें पहले ही छोड़ के जा चुके हैं। पापा आप कमज़ोर हो रहे हैं, कुछ खा लीजिए। फिर धीरे धीरे समय के साथ सब लोग ठीक से रहने लगे। तभी एक दिन शाम को पंडित अपनी बेटी से बातें कर ही रहे थे कि अचानक तेज बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। तभी रॉकी चिल्लाते हुए आता है कि पिताजी, पीछे कमरे में कुछ है। पंडित और उनकी बेटी कैट दौड़ते हुए कमरे की तरफ जाते हैं। लारा भी अपना काम छोड़कर भागती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखता है। फिर सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पंडित हवेली में गंगा जल छिड़कते हैं। तभी घर में 2 कमरों पर ताला लगा हुआ होता है। पंडित उसकी चाबी मंगवाते हैं घर के नौकर से। घर का नौकर ताला खोलने की कोशिश करता है लेकिन एक ताला नहीं खुलता है, जबकि दूसरे कमरे का ताला खुल जाता है। पंडित नौकर से बोलता है, जाओ कैट से दूसरी चाबी ले आओ, क्योंकि घर के दरवाज़ों की दूसरी चाबी कैट के पास ही होती है। नौकर कैट के रूम में जाता है। कैट नहा रही होती है, इसलिए अंदर से आवाज़ देती है कि चाबी लारा भाभी से ले लो, उनको पता है कि चाबियाँ कहाँ रखी है। नौकर लारा के पास जाता है और दरवाज़ा न खुलने की बात बताता है। इस पर लारा कहती है कि तुम जाओ अपना काम करो, दरवाज़ा मैं खोल देती हूँ, और नौकर को किचन के काम में लगा देती है। फिर लारा दौड़ती हुई पंडित के पास जाती है और चाबी का गुच्छा दे देती है, लेकिन उस दरवाजे की चाबी उसमें नहीं होती है। फिर लारा कहती है, पापा जी, आपका मंदिर जाने का समय हो रहा है, अभी आप मंदिर जाइए। जब इस दरवाजे का गेट खुल जाएगा तब हम इसमें गंगा जल डाल देंगे। उसके बाद पंडित मंदिर चले जाते हैं और बहू किचन में। कुछ समय बाद जब लारा कैट के कमरे में जाती है तब तक कैट अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। उधर रॉकी आज देर से उठता है। इधर दूसरी तरफ
नौकर रामू को लारा घर के काम से बाहर भेज देती है। आज घर में केवल 2 लोग रह जाते हैं, रॉकी और लारा। रॉकी और लारा की शादी को 6 महीने बीत चुके होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। लेकिन आज शायद वो समय आ गया था जब वो दोनों शारीरिक रूप से एक होना चाह रहे थे। आज रॉकी काम पर न जाकर लारा की बाहों में समाना चाहता था। लारा बताती है, घर पर कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं। यह कहते हुए लारा रॉकी के बगल में बैठ जाती है। रॉकी लारा को अपनी बाहों में समेट लेता है और रॉकी लारा के कपड़े उतारने लगता है। तभी लारा नो नो करके शर्माने लगती है और लारा को रॉकी बिस्तर पर लेटा देता है। और जैसे ही उसके करीब जाता है, लारा चाकू से रॉकी पर वार कर देती है। रॉकी की आंखें फटी रह जाती है और दर्द से कर्रा उठता है। लारा से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? और लारा उसे धक्का देकर अपने से दूर हटा देती है और रॉकी बिस्तर से नीचे गिर तड़पने लगता है। तभी वह आत्मा खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है। लारा और वह आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है। रॉकी उस आत्मा को देखता है और पूछता है, तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों मारना चाहती हो? और लारा से कहता है, तुम दोनों कौन हो? मेरे प्यार का तुमने ये सिला दिया? क्या ये लव मैरिज धोखा थी? अब वह आत्मा रॉकी को उठाकर छत से लगाकर नीचे गिरा देती है। तड़पते हुए रॉकी आत्मा से पूछता है कि कौन हो तुम? कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? तभी आत्मा अपने चेहरे से बालों को हटाती है। रॉकी की आंखें उसकी शक्ल को देखकर फटी रह जाती है और रॉकी तुरंत दम तोड़ देता है। और पुष्पा लारा से कहती है, सैमी और रॉकी मर चुके हैं। तभी लारा कहती है, कैट की कोई गलती नहीं है। इस पर पुष्पा कहती है, लेकिन अगर वो बीच में आएगी तो उसे भी मरना होगा। इतना कहकर पुष्पा लारा से कहती है, तुमने अगर आज उस कमरे में जल डाल दिया होता तो मैं कभी कमरे से बाहर नहीं आ पाती और शायद मेरी आत्मा भगवान में लीन हो जाती। थैंक यू मेरी बहन, मुझे बचाने के लिए। फिर लारा कहती है, ऐसा मत कहो बहन, ये सब दुष्ट हैं। अभी तो 2 कातिल जिंदा हैं, इनको भी मरना होगा। इतना कहकर पुष्पा की आत्मा गायब हो जाती है। फिर लारा कैट को फ़ोन करके रोती हुई बताती है कि उस आत्मा ने रॉकी को मार दिया है। कैट भागी हुई घर पर आती है। अपने भाई को मृत देखकर चिल्लाती हुई पूछती है, कैसे हुआ ये सब? पीछे से पंडित भी घर आ चुके होते हैं। यह मंजर काफ़ी खतरनाक होता है, जिसे देखकर पंडित बेहोश हो जाते हैं। पंडित के होश में आने पर बहू रोते हुए घटना को बताती है कि मैं नाश्ता लेने गई थी किचन में, तभी बचाओ बचाओ की आवाज़ आने लगी। तभी मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि रॉकी हवा में लटके हुए थे और उनके शरीर पर कोई कपड़े भी नहीं थे। मैंने उनको हवा में लटका हुआ देखा और एक डरावनी सी औरत जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, उसे देखकर मैं बहुत डर गई। तभी रॉकी ने कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ, यह आत्मा मुझे और तुम्हें भी मार डालेगी। तभी मैं गंगा जल लेने भागी और मैं जैसे ही गंगा जल लेकर आई, वहाँ से आत्मा गायब थी और रॉकी के पेट में चाकू घुसा हुआ था। मैं रॉकी को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और रॉकी चिल्लाता रहा। मैंने बहुत दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने अनेकों विनती की कि मुझे मार दो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो, लेकिन उस आत्मा ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है। मैं देखती हूँ कि ज़मीन पर रॉकी गिरा हुआ है। वो दर्द से कर्रा रहे थे। खून ही खून कमरे में फैला हुआ है। मैं जैसे ही रॉकी के पास पहुँचती हूँ,
वह आत्मा यह कहते हुए भाग जाती है कि मैं तुम सबको मार डालूंगी। रॉकी रोते हुए कहते हैं, शायद यही तक मेरा साथ था। फिर मैंने कहा कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही रॉकी दम तोड़ देते हैं। इतना सुनते ही कैट भी तेज तेज रोने लगती है और कहती है, हम सबकी क्या गलती है, हमने उसका क्या बिगाड़ा है, मेरे परिवार को क्यों ख़त्म कर रही है। उधर पंडित की तबीयत और बिगड़ जाती है। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर उनको आराम करने की सलाह देते हैं और नींद का इंजेक्शन देकर चले जाते हैं और कैट से कहते हैं, इन्हें सदमा लगा है, इन्हें आराम करने दो। कैट, लारा, नौकर और कुछ सगे संबंधी रॉकी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और लौटते हुए सगे संबंधी आश्वासन देकर चले जाते हैं। इधर वह आत्मा पंडित को मारने के लिए उसके कमरे में आ जाती है। पंडित सो रहे होते हैं। वह आत्मा जैसे ही पंडित को मारने के लिए अपने हाथ पंडित के गले की तरफ डालती है, आत्मा दूर जाकर गिरती है। ऐसा लगता है जैसे करंट का बहुत तेज झटका लगा हो। आत्मा 2 बार कोशिश करती है, लेकिन अब आत्मा को पंडित के गले में एक माला दिख जाती है और वह माला को देखकर समझ जाती है कि जब तक ये माला इसके गले में है, इसको मारना असंभव है। और तभी अंतिम संस्कार के बाद लारा, कैट और घर के नौकर घर पर पहुंच जाते हैं और इधर आत्मा इन सब की आहट पाकर पंडित के कमरे से भाग जाती है। घर पर पहुंचते ही लारा कैट से कहती है, कहीं वह आत्मा पापा को न मार दे। तो कैट कहती है, जब तक वो अभिमंत्रित माला पापा जी के गले में है, वह आत्मा पापा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगर वह आत्मा पापा के शरीर में जाने की कोशिश भी करेगी तो जलकर भस्म हो जाएगी। पापा को नहीं पता था कि वह आत्मा वापस आकर हम लोगों पर हमला करेगी, वरना माला पापा ने हम सभी को पहले ही पहना दिया होता। उसके बाद कैट बहुत दुखी मन से अपने पापा के पास बैठ जाती है। इधर लारा भी एक कोने में बैठकर रो रही होती है। तभी पंडित की आंखें खुल जाती हैं और वह रोकी रोकी नाम लेने लगते हैं। कैट पापा को संभालती है, अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, पापा रोकी अब इस दुनिया में नहीं है, उस आत्मा ने उन्हें हमसे छीन लिया। आप कहाँ जा रहे हैं पापा? डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। पंडित रोते हुए कहते हैं, बेटा, जिसके 2 लड़के और पत्नी मर गए हैं, वह आदमी भले कैसे आराम कर सकता है। मुझे भी अब मर जाना चाहिए, मैं जीकर क्या करूँगा। और पंडित कैट के गले लगकर रोने लगते हैं। इधर लारा भी रोते हुए पंडित के पास आती है और कहती है, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। जब से मेरी शादी हुई है तब से यह सब हो रहा है। मैं अभागी हूँ, मुझे माफ़ कर दे। पंडित कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैंने ही भलाई का रास्ता पकड़ा था। अगर मैंने अरुण नाम के व्यक्ति की मदद ना की होती तो आज यह दिन मुझे न देखना पड़ता। असली कातिल तो मैं हूँ सबका। इतना कहते हुए पंडित अपनी तिजोरी से 3 माला निकालते हैं। कैट, लारा और नौकर को बुलाकर पहना देते हैं और इसे कभी भी ना उतारने को कहते हैं। कैट काफ़ी गुस्से में है और कैट पंडित से कहती है कि इस दुष्ट आत्मा को ख़त्म करना होगा, जिसने हमारे परिवार के कई सदस्यों की जान ली है। पंडित कहते हैं, मुझ में अब वो ताकत नहीं है जो मैं इस दुष्ट आत्मा को मार सकूं। तभी पंडित अभिमंत्रित मिट्टी को लेकर हवेली के चारों ओर डाल देते हैं और अपनी बेटी कैट से कहते हैं, अब ये आत्मा हवेली के अंदर नहीं आ सकती है और अगर घर में है तो हम लोगों को कुछ नहीं कर सकती जब तक यह माला हम लोगों के गले में है। इतना कहकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन इस दुख की घड़ी में
नींद किसी को नहीं आती, कब रात बीत जाती है जागते जागते पता ही नहीं चलता। सुबह होते ही पंडित मंदिर चले जाते हैं और अब वो घर नहीं आते, क्योंकि हवेली की दीवारों से बेटों की चीख की आवाज़ें जैसे पंडित के कानों में गूंज रही होती है। और एक समय आ जाता है जब पंडित को हवेली आए कई दिन बीत गए। पंडित शरीर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। इधर लारा बंद कमरे में आत्मा से मिलकर पंडित को मारने की योजना बनाती है और कैट अपने कमरे में बदला लेने की योजना बनाती है। कैट समझ चुकी है कि ये आत्मा यूं ही हम लोगों को नहीं मार रही, बल्कि कोई ना कोई वजह जरूर है। नौकर जो अब बूढ़े हो चुके हैं, कैट उनके कमरे में जाकर उनसे कहती है, मेरे आने तक काका आपको भाभी और पापा की देखभाल करनी है। ये माला कभी मत उतारना, चाहे जो भी हो जाए। आप बचपन से इस हवेली में पले हो, ये हवेली भी आपकी ही है। मैं किसी को ढूंढने जा रही हूँ, कुछ समय बाद आऊँगी, आप अपना भी ख्याल रखना। इतना कहकर कैट हवेली से निकल जाती है। कैट सीधे मंदिर जाती है और अपने पापा का हाल चाल लेती है और पंडित से अरुण के बारे में पूछती है। तो पंडित कहते हैं, अरुण मुझे चर्च के बाहर मिला था और घर तक मेरे साथ आया था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा और ना ही मुझसे कभी मिला। मुझे उसका पता भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। तो कैट पंडित से कहती है, मैं जा रही हूँ अरुण को ढूंढने, मुझे आत्मा से बदला लेना है, तब तक आप अपना ख्याल रखना। पंडित रोकते हैं, लेकिन कैट इतना कहकर मंदिर से निकल जाती है। कैट समझ चुकी है कि अरुण के कारण ही वह आत्मा हमारे घर आई थी। अब कैट अरुण को आसपास के इलाके में ढूंढती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तभी पास के एक गांव में कैट पहुंचती है। वहां एक खूबसूरत मंदिर बना होता है। उसकी मुलाकात गांव के पंडित से होती है। कैट उनसे अरुण के बारे में पूछती है, क्या आप अरुण नाम के व्यक्ति को जानते हो? पंडित के नाम सुनते ही माथे से पसीना आने लगता है और पंडित घर जाने को बोलने लगते हैं और कहते हैं, मुझे देर हो रही है। कैट समझ जाती है पंडित अरुण को जानते हैं। कैट कहती है, मैं पंडित मूलचंद की बेटी हूँ। अगर आपने अरुण के बारे में नहीं बताया तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। पंडित कहते हैं, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ बेटा, तुम उस अरुण की बात कर रही हो जिसकी बीवी एक भूत बन चुकी है। कैट तुरंत कहती है, हाँ पंडित जी, बताइए वो कहाँ मिलेगा और वो रहता कहाँ है? पंडित कहते हैं, बेटा उसको उस आत्मा ने बहुत दर्दनाक मौत दी। एक सुबह उसको पेड़ पर लटका हुआ पाया गया। उसके शरीर में लोहे की रोड के छेद ही छेद थे। उसे कोई भी उतारने की कोशिश करता, वह आत्मा किसी को उसके पास नहीं जाने देती। यहाँ के लोग 4 दिन तक डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले और अरुण का शरीर पेड़ पर लटका लटका सड़ गया। आज भी उसके कंकाल पेड़ के आसपास पड़े हैं। उसे जानवर तक नहीं खाते। कैट अब पंडित को उस स्थान पर ले जाने को कहती है। पंडित पहले तो ना करते हैं, लेकिन कैट के धमकाने से चल पड़ते हैं। पंडित रास्ते में कैट से बताते हैं, अरुण एक दिन मदद के लिए मेरे पास आया था। उसके गले में एक माला थी, जिसकी वजह से वो आत्मा उसका कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो आत्मा उसे परेशान करती थी। अरुण ने बताया, वो आत्मा दिन रात मेरे आगे पीछे साए की तरह चलती रहती है और मुझे परेशान करती रहती है। तो मैं एक दिन अरुण के घर गया। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं, हम लोगों के अंदर जाते ही धड़ाम की आवाज़ के साथ
दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि कहाँ है तू दुष्ट आत्मा, सामने आ। तो वो तुरंत हमारे सामने आ जाती है और मुझे उठाकर पटक देती है। मेरी सारी शक्तियाँ उसके आगे कुछ नहीं है और मैं किस तरह से वहाँ से जान बचाकर भागा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। पंडित कैट को उस पेड़ के नीचे ले जाता है। कैट कंकाल को देखकर और गुस्से में आ जाती है। कैट पंडित के साथ मिलकर अरुण के कंकाल को दफन कर देती है। फिर पंडित से कहती है, मुझे अरुण के घर जाना है, शायद कुछ सुराग हाथ लग जाए। पंडित कैट को दूर से ही अरुण का घर दिखाकर भाग जाते हैं। कैट घर के अंदर जाती है और अरुण और पुष्पा की तस्वीर देखती है। दोनों उसमें बहुत खुश नज़र आ रहे होते हैं। एक दूसरी फोटो में अरुण की बहन की तस्वीर होती है। कैट को घर में कोई जानकारी नहीं मिलती और कैट घर से बाहर निकलकर आसपास के लोगों से अरुण के बारे में पूछती है, लेकिन कोई भी अरुण की बात नहीं करना चाहता। तभी एक नशेड़ी कैट से कहता है, अरुण के घर की तरफ मत देखो, उसमें भूत है। कैट उस नशेड़ी से कहती है, तुम जानते हो अरुण के बारे में? क्या तुम जानते हो कि अरुण के परिवार में कोई जिंदा है? नशेड़ी कहता है, हाँ, उसकी बहन सुनीता पास के झोपड़ी में रहती है। कैट कहती है, क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगी? नशेड़ी कहता है, नहीं, अगर मैं तुमको वहाँ ले गया तो आत्मा मुझे मार डालेगी। फिर कैट कुछ सोचते हुए उसको पैसे निकाल कर देती है और कहती है, 1 महीने की दारू आ जाएगी। नशेड़ी तुरंत कैट को सुनीता की झोपड़ी के बाहर ले जाकर छोड़ देता है। कैट उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ती है कि अचानक मौसम खराब हो जाता है। बिजली चमकती है और बारिश होने लगती है। कैट उस झोपड़ी में आवाज़ देती है, कोई है? सुनीता दरवाज़ा खोलती है। कैट कहती है, आप अरुण की बहन सुनीता हैं? सुनीता कहती है, हाँ, लेकिन आपको मुझसे क्या काम है? कैट कहती है कि मुझे आपके भाई अरुण के बारे में कुछ पता करना है। क्या आप अरुण के बारे में मुझे कुछ बताएंगी? सुनीता कहती है, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। कैट कहती है कि हाँ, वो तो मुझे पता है, आप रोए नहीं। उसके बाद सुनीता अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, तो फिर आप क्या जानना चाहती है? कैट कहती है, क्या आपको पता है आपके भाई को किसने मारा? सुनीता कहती है कि हाँ, लेकिन क्या फ़ायदा उन सब बातों का, आप खड़ी क्यों हैं, बैठ जाइए। उसके बाद कैट बैठते हुए और सुनीता को धन्यवाद करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि उसकी पत्नी पुष्पा ने उसे मारा है और मेरे 2 भाइयों को भी मार चुकी है। मैं इसी सिलसिले में आई हूँ। क्या आप बता सकती हैं वो दुष्ट आत्मा ऐसा क्यों कर रही है? कैट की ये सारी बातें सुनकर सुनीता ने कहा कि वो दुष्ट नहीं है और पुष्पा की आत्मा ने आपके दोनों भाइयों को भी मार डाला। कैट की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, हाँ सुनीता, उस आत्मा ने मेरे परिवार की खुशियाँ ख़त्म कर दी हैं। फिर सुनीता कहती है, क्या तुम राकेश की बहन हो? कैट कहती है, लेकिन तुम कैसे जानती हो? फिर सुनीता कहती है, मैं समझ गई ऐसा क्यों हो रहा है, तुमको इसके लिए अतीत में जाना होगा। मुझे याद है भाई उन दिनों नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। उनके कई मित्र धनवान थे, लेकिन फिर भी कोई भाई की मदद नहीं कर रहा था। भाई की गर्लफ्रेंड पुष्पा शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन भाई नौकरी मिल जाने पर ही शादी करना चाहते थे। मेरे माँ बाप 5 साल पहले ही एक्सीडेंट में मर गए थे। उन दिनों भाई की मुलाकात
राकेश नाम के इंसान से होती है। राकेश का बहुत बड़ा व्यापार होता है। राकेश भाई को अपने यहाँ व्यापार में पैसे लेन देन के लिए रख लेते हैं। इधर भाई पुष्पा से शादी कर लेते हैं। दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशी से बीत रही होती है। तभी राकेश एक दिन घर पर आता है और उस दिन भाई घर पर नहीं होते हैं। मैं राकेश से कहती हूँ, भैया अरुण भाई तो घर पर नहीं है। तो राकेश कहता है, ठीक है। मैं बाहर कमरे में बैठ जाता हूँ। भाभी पुष्पा उनके लिए नाश्ता लेकर पहुँचती है। तभी राकेश उनकी तरफ देखने लगता है। मुझे राकेश का इस तरह देखना अच्छा नहीं लगता है। मैं भाभी से कहती हूँ, आप अंदर जाइए। उतनी ही देर में भाई अरुण आ जाते हैं। अरुण भैया की और राकेश की बातें होने लगती है और भाई मुझे अंदर जाने को बोल देते हैं। मैं किचन में काम कर रही होती हूँ। तभी दोनों की आवाज़ मैं सुन रही होती हूँ। राकेश भाई से कहते हैं, मैं तुम्हें इस व्यापार में बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा दाया हाथ बनकर काम करोगे? मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। भाई इसके लिए तैयार हो जाता है और तब राकेश भाई से बोलता है कि मुझे एक चीज़ चाहिए। तुम्हें अपनी वाइफ पुष्पा को मुझे एक रात के लिए देना होगा। उसके बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम अपनी बहन की शादी भी धूमधाम से कर सकोगे। राकेश की ये सारी बातें सुनकर अरुण भी सहमत हो जाता है और अरुण पुष्पा भाभी को बुलाता है। मैं उतनी ही देर में किचन से चिल्लाती हुई कमरे में आती हूँ और भाई से कहती हूँ, यह आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप पैसों के लिए अपने घर की इज्जत को नहीं बेच सकते हैं। तभी भैया अरुण ने मुझे बहुत मारा और मुझे ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। और तभी राकेश के साथी भाभी पुष्पा को उठा लेते हैं। भाभी भैया से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? फिर भाभी राकेश पर चिल्लाती है, छोड़ो छोड़ो। मैं बहुत चिल्लाती हूँ और रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन भाई नहीं सुनते हैं। राकेश उनको एक थैला पैसों से भरा हुआ देता है। इधर पुष्पा भाभी भी खूब चिल्लाती है, लेकिन भाई एक रात की बात बोलकर उसके मुंह पर पट्टी बांध देते हैं। राकेश गाड़ी में बैठाकर भाभी जी को ले जाता है। मैं दरवाज़ा तोड़ने की बहुत कोशिश करती हूँ और भाई से कहती हूँ, दरवाज़ा खोल दीजिए, लेकिन भाई मेरी एक भी नहीं सुनते। मैं थक हार के दरवाजे के सहारे बैठकर रोने लगती हूँ। कुछ देर बाद मैं कमरे की खिड़की से भाई को देखती हूँ तो भाई कागज में किसी पाउडर को नाक से सूंघ रहे होते हैं। शायद वो ड्रग्स ले रहे होते हैं। मैं दरवाज़ा खोलने को बोलती हूँ तो भाई खड़े नहीं हो पाते और बिस्तर पर गिर जाते हैं। उधर राकेश पुष्पा की इज्जत को तार तार कर देता है। बलात्कारी राकेश सुबह पुष्पा को छोड़ देता है। पुष्पा रोते हुए थाने पहुंचती है और अपनी आप बीती सुनाती है कि राकेश ने किस तरह उसकी इज्जत लूटी और उसका पति भी दोषी है। कृपा दोनों को पकड़कर जेल में डाले और उन्हें फांसी दे। सुबह पुलिस मेरे घर आती है, लेकिन उस समय भाई अरुण घर पर मौजूद नहीं होते हैं। पुलिस मुझे थाने ले जाती है। तभी दरोगा राकेश के पिताजी पंडित मूलचंद को फ़ोन करके घटना के बारे में बताते हैं कि सर, आपके लड़के पर एक लड़की आरोप लगा रही है। आपके लड़के राकेश ने बलात्कार किया है। कृपा आप थाने आ जाइए। उधर पुष्पा पुलिस वालों से कहती है, आप सुनीता दीदी से पूछ लीजिए कि किस तरह राकेश मुझे घर से ले गया और मेरे पति अरुण ने ले जाने को कहा। पुलिस वाले मुझसे पूछते हैं, क्या ये सही कह रही है? मैं कहती हूँ हाँ। फिर मैं साफ साफ उनको पूरी बात बताती हूँ कि मेरा दुष्ट भाई अरुण पैसों के लालच में आकर मेरी भाभी को राकेश को बेच देता है और राकेश उसको ले जाता है और राकेश एक रात के बदले थैला भरकर पैसा देता है।
भाई ने वो पैसे अलमारी में रखे हैं। इतने में पंडित मूलचंद, उनका बेटा राकेश और 2 अन्य लड़कों के साथ आते हैं। उधर पुलिस अपने 2 सिपाहियों को घर भेजते हैं, लेकिन पैसे घर पर नहीं मिलते हैं। उन दिनों रेप करने पर फांसी दे दी जाती थी। दरोगा पंडित मूलचंद से कहते हैं, ये वो लड़की है जिसका आपके बेटे राकेश ने रेप किया है, बताए क्या करना है। पंडित अपने लड़के राकेश से कहते हैं, क्या ये लड़की सही कह रही है? कल रात तुम इसके साथ घर पर अकेले थे? राकेश कहता है, मैं नहीं जानता इस लड़की को, मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ। तभी भाई रोहित और रॉकी बोल पड़ते हैं, ऐसी लड़कियां किसी को भी फंसा सकती है, इन लड़कियों का कोई चरित्र नहीं है। इतना सुनकर पुष्पा रोने लगती है और भगवान की कसम खाकर कहती है, राकेश झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास करें, आप मेरी जांच करा लीजिए दरोगा जी। पंडित कहते हैं, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, और हाँ, अगर मेरा बेटा ऐसा कर भी देता तो क्या मैं उसे फांसी दे देता? नहीं। बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए? अगर मेरे बेटे ने ये किया भी है तो उसे माफ़ कर दो। मेरे बेटे को मार कर क्या तुम्हें तुम्हारी इज्जत वापस मिल जाएगी? नहीं ना। इतना कहकर पंडित अपने बेटे रोहित से कहते हैं, जितना रुपया मांग ले उतना पुष्पा को दे दो और दरोगा जी को $10 लाख दे दो। और पंडित अपने लड़के राकेश को मारते हुए कहते हैं, नालायक, तू आज से घर में रहने के लायक नहीं है। मैं तेरे किस्से सुन सुन के थक गया हूँ। तूने मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। दूर चला जा मेरी नज़रों के सामने से, अब कभी घर मत आना। इतना सब सुनकर और देखकर पुष्पा कहती है, तुम सब दुष्ट हो, और रोती हुई थाने से बाहर भाग जाती है। मैं पुष्पा के पीछे भागती हूँ जब तक मैं बचा पाती। वह ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। मैं उनको अस्पताल ले जाती हूँ, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। रोते हुए उनका अंतिम संस्कार कर घर पहुँचती हूँ और अपना घर और भाई को छोड़कर पास की इस झोपड़ी में रहती हूँ। इतना सब सुनकर कैट रोने लगती है और कहती है, पुष्पा के साथ बहुत गलत हुआ। मैं अगर यहाँ होती तो ज़रूर न्याय मिलता पुष्पा को। इतना कहकर कैट अपने भाई राकेश को ढूंढने निकल पड़ती है। कैट इन सब बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाती है और अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, और वह उस थाने में जाती है जहाँ पर पुष्पा इंसाफ मांगने के लिए आई थी। अब वहाँ के दरोगा बदल चुके होते हैं। कैट उनसे पूछती है कि जो पहले दरोगा थे अब वह कहाँ हैं, तो उसे थाने से पता चलता है कि पहले वाले दरोगा की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है, इसलिए थाने पर नए दरोगा नियुक्त किए गए हैं। दरोगा पूछते हैं, बताए आपको क्या काम है? कैट दरोगा से पूछती है, क्या आप राकेश नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? उस पर ड्रग्स और देह व्यापार का आरोप लगा हुआ है। दरोगा कहते हैं, हाँ, राकेश नाम के व्यक्ति की पुलिस को तलाश है। अभी कुछ समय पहले ही उसे पकड़ लिया गया था, लेकिन वह जेल से भाग गया और अब वह क्राइम की दुनिया का बादशाह बन गया है। वह अपनी राजनीतिक पहुंच का खूब फायदा उठाता है। आज ऐसा कोई भी अवैध धंधा नहीं है जो राकेश न करता हो। आप कौन हैं? आपको राकेश से क्या मतलब है? कैट कहती है, वह मेरा भाई है और मुझे उसकी तलाश है। मैं पंडित मूलचंद की बेटी हूँ। दरोगा कहता है, उन्हें कौन नहीं जानता, वह तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। क्या राकेश उनका बेटा है? कैट कहती है, हाँ, यह दुर्भाग्य की बात है। राकेश मेरा भाई है। क्या आप बता सकते हैं राकेश कैसे मिलेगा और कहाँ? पुलिस वाला कहता है कि हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कैट थाने से बाहर निकल आती है और वह सोचती है कैसे राकेश तक पहुंचा जाए। तभी कैट के दिमाग में
एक युक्ति सूझती है और वह वापस थाने आती है और दरोगा से पूछती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा नाम किसका है जो ड्रग्स का धंधा करता हो? दरोगा बताता है कि राकेश के नीचे 2 लोग हैं और उन दोनों के नीचे मनीष नाम के व्यक्ति का नाम आता है। यह मनीष 2 लोगों से माल खरीदता है। यह दोनों लोगों के पास माल राकेश के माध्यम से आता है। राकेश ही सबसे बड़ा तस्कर है। अगर तुम्हें उसके पास पहुंचना है तो मनीष के पास पहुंचना होगा। कैट को वह दरोगा यह भी बताता है कि यह लोग बहुत ही जालिम हैं। इसीलिए दरोगा कैट को एक पुलिस वाले को साथ ले जाने को कहते हैं। पहले कैट ना कर देती है, लेकिन फिर दरोगा के ना मानने पर ले जाती है। कैट कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर राकेश मिल जाता है तो मैं उसे घर ले जाऊंगी, फिर मैं खुद यहाँ लेकर राकेश को आऊंगी। क्या आपको मुझ पर विश्वास है? दरोगा मान जाता है और कैट मनीष का पता लेकर पुलिस वाले के साथ मनीष के पास पहुंच जाती है और मनीष से कहती है कि मुझे करीब 1 किलो ड्रग्स चाहिए, क्या तुम मुझे दिला सकोगे? मनीष कहता है, आप कौन हैं और आपको 1 किलो ड्रग्स का क्या काम? कैट के साथ पुलिस वाला कहता है, आप उसकी चिंता ना करें। फिर कैट कहती है कि हमें व्यापार करना है। अगर तुम हमें 1 किलो दिला सको तो बताओ, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं दिला सकते हो तो मैं किसी और को ढूंढती हूँ। मनीष कहता है, नहीं नहीं रुकिए, मैं आपकी अपने बॉस से बात करवाता हूँ। और इस तरह कैट मनीष के बॉस से बात करती है। इसके बॉस से कहती है कि मुझे आज ही 1 किलो ड्रग्स चाहिए। मनीष का बॉस कहता है, ठीक है, मैं आपको एक पता बता रहा हूँ, आप उस पते पर आ जाइए पैसे लेकर। कैट उस पते पर पहुँचती है। कैट मनीष के बॉस से मिलती है और 1 किलो ड्रग्स खरीद लेती है। साथ ही उनसे पूछती है कि आप माल कहाँ से लेते हैं। मनीष का बॉस कहता है, आपको उससे क्या लेना देना, आपको 1 किलो ड्रग्स चाहिए ना, वो मैंने आपको दे दिया है। कैट कहती है, अरे आप तो नाराज हो गए, मुझे और भी क्वांटिटी में माल चाहिए क्योंकि मैं उसका बिजनेस करना चाहती हूँ। मनीष का बॉस कहता है, मुझे क्या मिलेगा? कैट कहती है, जितना पैसा तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे, तुम मुझे अपने बॉस से मिला दो। मनीष का बॉस अपने बॉस अभिषेक से कैट को मिलवा देता है। फिर कैट अभिषेक से 10 किलो ड्रग्स खरीदती है और मनीष के बॉस को $1,00,000 दे देती है। अभिषेक कहता है, इतना ड्रग्स आप क्या करेंगे? कैट कहती है, मुझे इसका व्यापार करना है। अब ये बताओ, अगर मुझे इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेना होगा तो कैसे मिलेगा? अभिषेक कहता है, अगर तुम्हें इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेना है तो तुम्हें राकेश से मिलना होगा, जो इस धंधे का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन राकेश सबसे नहीं मिलता और राकेश तक पहुंचना हम जैसों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए तुम्हें जितना भी माल चाहिए बताओ, हम तुम्हें दिला देंगे। कैट कहती है, ठीक है, तुम राकेश तक मेरी बात पहुंचा दो कि कैट तुमसे मिलना चाहती है, पंडित मूलचंद की बेटी, और इसके बदले में तुझे मैं $1,00,000 दूंगी। अभिषेक मान जाता है और $1,00,000 मांगने की बात करता है। इस पर कैट कहती है कि ठीक है, पहले तुम ये काम करो, उसके बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब अभिषेक खुद निकल जाता है राकेश तक खबर पहुंचाने के लिए, और अभिषेक अपने से ऊपर वाले आकाओं से बात करता है कि उससे कैट मिलना चाहती है। और वो लड़की कहती है, बॉस राकेश उसे जानते हैं। जैसे ही राकेश को खबर मिलती है कि कोई कैट मिलना चाहती है, राकेश कहता है, कौन कैट? तो राकेश के आदमी बताते हैं वह किसी पंडित मूलचंद की बेटी है। राकेश इतना सुनते ही होश खो देता है
और अभिषेक से कहता है तुम क्या बक रहे हो। उसके आदमी सिर नीचा करके कहते हैं हाँ हम सही कह रहे हैं। राकेश अभिषेक को बुलवाकर उसके साथ कैट के पास पहुंचता है। राकेश जैसे ही कैट को देखता है वह दौड़ता हुआ अपनी बहन के पास आता है और कहता है बहन तुम यहाँ कैसे। कैट कहती है तुम अपने माँ बाप और अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला रहे हो, या ये कहें कि मिला दिया है। पिताजी ने तुम्हें घर से इसलिए नहीं निकाला था कि तुम आज यह धंधा करने लगो, बल्कि अच्छाई के रास्ते चलने के लिए कहा था। अगर तुम अपने माँ बाप और हम सभी के बारे में सोचते तो आज यह धंधा ना करके कोई अच्छा काम करते और माँ बाप और परिवार का नाम और आगे बढ़ाते, लेकिन तुमने सब डुबो दिया। इस पर राकेश कहता है कि पिताजी ने मुझे फर्जी बाहर निकाल दिया। आज मेरे पास क्या नहीं है, पिताजी से भी ज़्यादा धन दौलत आज मेरे पास है। इस पर कैट कहती है ऐसी धन दौलत किस काम की जो लोगों को प्रताड़ित करके और अवैध धंधे करके कमाई गई हो, जिससे हजारों माँ हजारों बेटे बर्बाद हुए हों, हजारों लड़कियों की इज्जत चली गई हो। ऐसी कमाई किस काम की। राकेश कहता है तुम क्या समझोगी, और बताओ घर पर सब कैसे हैं, पिताजी मुझे याद करते हैं या नहीं, और माँ का क्या हाल है। माँ तो मुझे पूछती होगी। इस पर कैट कहती है आपके कारण आज वह घर वीरान हो गया है। दोनों भाइयों को एक आत्मा ने मार दिया है और इसी सदमे में माँ भी मर गई। राकेश जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है आत्मा, यह क्या बकवास है। कैट कहती है ये कोई बकवास नहीं, सच्चाई है। ये वही आत्मा है जिसकी आपने इज्जत लूटी थी, पुष्पा। राकेश सोचता है कि कैट को पुष्पा के बारे में कैसे पता। राकेश समझ जाता है कि कैट सही कह रही है। राकेश कहता है कैसे क्या हुआ, तो कैट पूरी कहानी राकेश को बताती है कि आपने पुष्पा की इज्जत लूट ली थी। उसके बाद वह आत्महत्या कर लेती है और एक आत्मा बनकर आपके दोस्त और अपने दलाल पति अरुण को मार देती है और उस थाने के दरोगा को भी मार देती है। फिर वह रोहित भाई को भी मार देती है, जिसके सदमे से माँ मर जाती है, और उसके बाद भाई रॉकी को भी वह आत्मा मार देती है। आप चलो और उस आत्मा से माफ़ी मांगो, शायद आपके पापों का प्रायश्चित हो जाए, और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और इस अवैध धंधे को बंद कर दो। राकेश कहता है ठीक है, धंधा बंद कर दूंगा, पहले घर चलो। इतने में कैट के साथ में जो पुलिस वाला होता है, कैट उसे पहले ही पुलिस रूम को फ़ोन करने को कह देती है और पुलिस की टीम आ जाती है। तभी राकेश के साथी पुलिस वालों पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और पुलिस भी उधर से फायरिंग शुरू कर देती है। इतने में कैट राकेश से कहती है कि अपने साथियों से कहो कि वह खुद को पुलिस के हवाले कर दें। तभी राकेश अपने साथियों से कहता है कि आत्मसमर्पण कर दो, अब हम इस धंधे को नहीं करेंगे। साथ ही राकेश पुलिस वालों को अपने सभी ठिकाने के बारे में बता देता है। पुलिस सभी को पकड़कर ले जाती है और सभी ठिकानों पर जाकर राकेश के साथियों को गिरफ्तार कर लड़कियों को भी आज़ाद करा देती है। और राकेश पुलिस वालों से वादा करता है कि मुझे घर जाने दो, मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। दरोगा कैट से कहता है कि तुम्हारी बात पर हम राकेश को छोड़ रहे हैं, तुम्हें ही राकेश को वापस लाना होगा। उधर पुष्पा की आत्मा पंडित को मारने का इंतजार कर रही है कि कब पंडित मंदिर से बाहर निकलेंगे और पुष्पा उनको मार डालेगी। और शायद वह समय आज आ जाता है जब पंडित की तबीयत ठीक नहीं होती है और उन्हें मंदिर से अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया जाता है। पंडित की तबीयत की जानकारी बहू लारा को मिलती है। बहू लारा अस्पताल में उनको देखने जाती है। 2 दिन लारा अस्पताल में उनके होश में आने का इंतज़ार करती है और 2 दिन बाद पंडित को होश आ जाता है।
डॉक्टर लारा को पंडित से मिलने की अनुमति दे देते हैं। लारा पापा से पूछती है, अब आपकी तबीयत कैसी है? इस पर पापा कहते हैं कि हाँ, अब मैं कुछ ठीक हूँ। शरीर से मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ। और तुम बताओ बहू लारा, कैसी हो? मुझे अब हवेली पर आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे हवेली आने का मन नहीं करता। और क्या कैट वापस आ गई कि नहीं? लारा कहती है, अभी कैट नहीं आई है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं उस आत्मा ने कैट को ना मार दिया हो। पापा कहते हैं, नहीं, वह आत्मा कैट को नहीं मारेगी। लारा पूछती है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं पापा? इस पर पंडित कहते हैं, मुझे विश्वास है, या ये कह सकती हो कि मुझे ऐसा लगता है। पंडित लारा से कहते हैं, बहू, आज अस्पताल में तुम्हें 2 दिन हो गए हैं। जाओ तुम आराम करो जाकर, रात भी हो रही है। मैं अब ठीक हूँ और यहाँ डॉक्टर और नौकर चाकर भी है, वह मेरी देखभाल कर लेंगे। तुम भी अपनी देखभाल करो जाकर और कल आना। फिर लारा अपनी हवेली चली जाती है। रात के 12 बजे होते हैं। पुष्पा की आत्मा अस्पताल के अंदर आ जाती है। पुष्पा जानती है कि वह पंडित मूलचंद को छू भी नहीं सकती। अस्पताल में एक नर्स सो रही होती है। आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर वह आत्मा पंडित के कमरे में जाती है और मूलचंद पर डंडे से वार करने की कोशिश करती है। जैसे ही डंडा पादरी को लगने वाला होता है, वैसे ही डंडा दूर जाकर गिरता है और नर्स दीवार से जाकर टकरा जाती है। आत्मा को समझ नहीं आता कि कैसे मारा जाए और वह फिर दोबारा पंडित पर हमला करने की कोशिश करती है और अपने दोनों हाथों से गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह आत्मा दीवार से जाकर टकरा जाती है और अब नर्स के सिर से खून निकलने लगता है। तभी आत्मा पंडित को चढ़ रही दवा में जहर का इंजेक्शन लगा देती है और देखते ही देखते पंडित तड़पना शुरू कर देते हैं और पंडित की आंखें खुल जाती हैं। पंडित देखते हैं कि लाल आंखों वाली नर्स जोर जोर से हंस रही है। पंडित तड़पते हुए पूछते हैं, तुम कौन हो? तब नर्स बताती है कि वह वही पुष्पा है जिसका आपके लड़के ने बलात्कार किया था और आपने उस लड़की को न्याय नहीं मिलने दिया था। मैं वही पुष्पा हूँ। पंडित और कुछ सुनते उससे पहले ही पंडित ने दम तोड़ दिया। फिर पुष्पा की आत्मा उस नर्स को उसी कमरे में छोड़कर चली जाती है और नर्स को जब होश आता है तो वह देखती है कि उसके सिर से खून निकल रहा है। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हो गया। इधर पुष्पा की आत्मा जाकर लारा को बताती है कि एक और दुष्ट मर गया। इधर कैट राकेश को लेकर अरुण की बहन सुनीता के पास लेकर जाती है। अब राकेश सुनीता से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तुम जो सज़ा देना चाहती हो दे दो। इस पर सुनीता जवाब देते हुए कहती है कि मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ करने वाली। जाओ पुष्पा की आत्मा से ही माफ़ी मांगो, वही तुम्हें माफ़ कर सकती है। तभी कैट पूछती है कि बताओ पुष्पा की आत्मा कहाँ मिलेगी। सुनीता उसे एक पंडित के पास ले जाती है और पंडित अपनी शक्तियों से बताता है कि वह आत्मा तुम्हारी हवेली के कमरे में है। कैट राकेश को लेके हवेली पर पहुंचती है और देखती है कि मूलचंद पंडित अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैट लारा से पूछती है, यह कब और कैसे हुआ? पापा को तो वह आत्मा मार भी नहीं सकती, फिर ये क्या हो गया? भाभी लारा बताती है कि अस्पताल से फ़ोन आया था कि हम पंडित मूलचंद को नहीं बचा सके। राकेश बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, डैड, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सब मेरी ही गलती का परिणाम है जो आज मैंने आप सबको खो दिया। और कैट कहती है, अब इन सब से क्या फ़ायदा, तुमने बहुत गलत किया है। चलो राकेश, अब पापा का अंतिम संस्कार कर दो। कैट समझ जाती है कि पुष्पा की आत्मा ने ही किया है। कैट, राकेश और लारा
जब अंतिम संस्कार करके घर लौटते हैं तो कैट राकेश और लारा को लेकर पंडित के कमरे की तरफ जाती है और सोचती है कि पंडित की तिजोरी में रखी माला राकेश को पहना दूंगी तो राकेश को वो आत्मा नहीं मार सकेगी। इतने में हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। जैसे ही कैट पंडित के कमरे की ओर बढ़ती है, पंडित का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। कैट समझ जाती है कि पुष्पा आसपास ही है। कैट अपनी माला निकाल कर राकेश को पहना देती है और कैट दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं खोल पाती है। राकेश काफ़ी डरा हुआ है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगता है लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा होता है। तभी भाभी लारा कैट से कहती है, तुम राकेश चाहे जितनी मेहनत कर लो ये दरवाज़ा नहीं खुलने वाला। कैट कहती है, क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तभी लारा कहती है, यह पुष्पा का काम है, पुष्पा की आत्मा ने ही किया है। कैट कहती है, आप कैसे जानती हैं पुष्पा को? लारा गुस्से में कहती है, पुष्पा मेरी बहन है, मेरी बहन पुष्पा मेरे घर आई थी। मैं जैसे ही उसे गले लगाती हूँ मैं उसके आर पार हो जाती हूँ। तब मेरी बहन पूरी बात बताती है, उसके साथ क्या क्या हुआ, जिसका बलात्कार तुम्हारे भाई राकेश ने किया था, तुम्हारे परिवार ने किस तरह उसका अपमान किया, कितना घिनौना कृत्य तुम्हारे भाई ने किया। वो चिल्लाती रही लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर मैंने प्रण किया, हम हर उस इंसान से बदला लेंगे जो इस कृत्य में लिप्त था। कैट कहती है, भाई रॉकी तो आपके पति थे, उन्हें क्यों मारा? लारा कहती है, रॉकी से शादी करके तुम्हारे भाइयों और पंडित को मारना मेरा भी मकसद बन गया था, इसलिए मैंने झूठी शादी की। आज तुम राकेश को बचा नहीं सकोगी, राकेश को मरना होगा। इतना सुनकर राकेश लारा से माफ़ी मांगने लगता है और बहुत गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी लारा कहती है कि मैं नहीं माफ़ कर सकती, एक शर्त पर माफ़ कर सकूंगी, तुम खुद को कानून के हवाले कर दो तो शायद पुष्पा की आत्मा भी तुम्हें माफ़ कर दे। तभी पुष्पा की आत्मा भी आ जाती है और पुष्पा की आत्मा राकेश की तरफ आगे बढ़ती है। तभी माले की शक्ति के कारण पुष्पा सीढ़ी से नीचे दूर जाकर गिरती है। लारा सीढ़ी से उतरकर पुष्पा की तरफ भागती है। कैट लारा के पीछे दौड़ती है और सीढ़ियों से नीचे उतरकर पुष्पा से कहती है, मेरा भाई खुद को कानून के हवाले कर रहा है, उसे माफ़ कर दो। पुष्पा कहते हैं कि अगर तुम्हारा भाई अपने गुनाहों को कबूल करके कानून के हवाले खुद को कर देता है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी। तब तक राकेश समझ चुका होता है ये माला वो जब तक पहने हैं तब तक पुष्पा उसे मार नहीं सकेगी। राकेश भी सीढ़ी से नीचे आ जाता है और राकेश अपनी पिस्टल निकालता है और पुष्पा की आत्मा पर मारता है और कहता है, मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूँगा, तू मेरा क्या कर लेगी? मैं यहाँ तुम्हें मारने ही आया था, न कि खुद को कानून के हवाले करने। कैट कहती है, ये भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम आत्मा को नहीं मार सकते हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तभी लारा हवेली में टंगी बंदूक राकेश पर चला देती है और इतने में कैट बंदूक को राकेश की तरफ चलता देख वो राकेश को बचाने के लिए कूद पड़ती है और वह गोली कैट को लगती है। राकेश पागलों की तरह रोने लगता है और कैट मर जाती है। अब राकेश लारा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है। लहूलुहान लारा जमीन पर गिर पड़ती है। पुष्पा लारा के शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर लारा को वहाँ से हटाकर गायब हो जाती है। पुष्पा को गायब होता देख राकेश अपनी बहन कैट से लिपटकर रोने लगता है। उधर पुष्पा की आत्मा सीढ़ी पर खड़ी होती है और बंदूक से राकेश पर फायरिंग करती है। राकेश भी दम तोड़ने वाला होता है कि पुष्पा राकेश और कैट पर सीढ़ियों की एक दीवार गिरा देती है
और दोनों उसी में दफन हो जाते हैं। अब पुष्पा की आत्मा लारा के शरीर से बाहर निकलती है। लहूलुहान लारा जमीन पर गिर पड़ती है और अपनी बहन से कहती है, बहन पुष्पा, आपको इंसाफ मिल गया है और शायद मेरी ज़िंदगी यहीं तक थी। अब आपसे स्वर्ग में मुलाकात होगी। इतना कहकर लारा भी मर जाती है और पुष्पा की आत्मा की आंखों से लाल खून की धारा निकल पड़ती है और कहती है, बहन, तुम मेरी वजह से मरी हो। मैंने मना किया था तुम्हें, तुम इन सब से दूर रहो, लेकिन तुम नहीं मानी। और इतना कहकर पुष्पा जोर जोर से रोने लगती है। इधर सभी आत्माएं ईश्वर के कटघरे में पहुंच जाती हैं। अब यह हवेली भूतों की हवेली के नाम से मशहूर हो जाती है। ये वीरान खंडर हवेली आज भी अपनी कहानी सुनाती है और आज भी अगर कोई हवेली की तरफ देखता है तो उसे अंदर से चीखों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। अब सभी आत्माएं ईश्वर के बनाए न्याय के कटघरे में खड़ी न्याय का इंतजार कर रही होती है। जिन्होंने भी अपराध किया था उन्हें जानवर के रूप में वापस भेज दिया जाता है। अन्य को किसी न किसी रूप में। पुष्पा से यमदूत कहता है, अभी तुम्हारा जीवन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए तुम नीचे जाओ। अब पुष्पा उसी हवेली में पहुंच जाती है ताकि किसी को भी परेशान न करे। बाकी लारा और कैट से यमदूत कहते हैं, तुमने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है, इसलिए तुम्हें इंसान के रूप में हम भेज देते हैं। तभी कैट कहती है, हम इंसान के रूप में एक शर्त पर जाएंगे, जब आप मुझे कुछ शक्तियाँ देंगे, क्योंकि बिन शक्ति के उनसे लड़ पाना असंभव है। यमदूत कहता है, यह तो असंभव है। फिर कैट कहती है, तो फिर कोई बात नहीं, हम पृथ्वी पर वापस नहीं जाएंगे। तभी वहाँ एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है और कहती है, ठीक है कैट, हम तुम्हें कुछ शक्तियाँ प्रदान करेंगे, लेकिन इनका उपयोग तुम वक्त आने पर ही करोगी और किसी को नहीं बताओगी, नहीं तो यह शक्तियाँ स्वयं तुम्हारे पास से चली जाएंगी। तभी कैट कहती है, मेरे साथ लारा को भी भेज दीजिए। दिव्य प्रकाश ठीक है। इतना कहकर वह ज्योति गायब हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।